जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स, पूरे वीकली करंट अफेयर्स की हम सीरीज़ शुरू करेंगे और उस सीरीज़ में हम हर हफ्ते एक नई वीडियो लेकर के आएंगे और उस पूरे हफ्ते में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और जितने भी स्टैटिक पोर्शंस बनेंगे उन करंट अफेयर से हम उनको पूरा डिस्कस करेंगे। तो एक टोटल काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो बनेगी, ये फ्रूटफुल सीरीज़ होगी आप सभी के लिए। आपके सभी इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये काम आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में पहली वीडियो है ये और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई से 6 जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला करंट अफेयर बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स रिलीज़ किया है। किसने रिलीज़ किया है? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ये इस इंडेक्स में टोटल 174 देश शामिल हैं, जिसमें कि टॉप जो नेशंस हैं, पहले नंबर पे है सिंगापुर, दूसरे पे है डेनमार्क और तीसरी रैंक आई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इंडिया की क्या पोजीशन रही है इस इंडेक्स में? इंडिया की रैंक रही है 72 और स्कोर रहा है इंडिया का 0.49। बात करें अगर चाइना की, तो चाइना की पोजीशन रही है 31st। ओके, अब IMF की बात चल रही है तो IMF का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। IMF का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी USA में जिसका नाम है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसके तहत 2 बॉडीज़ बनाई गई थी, एक है IMF और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। और इसीलिए चूँकि ये एक ही कॉन्फ्रेंस के तहत दोनों बनी थी, इसी वजह से इन्हें ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है। बात करें IMF की तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपको वाशिंगटन DC में मिलेंगे, USA में ही। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। IMF में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 190 मेंबर्स हैं और इसका जो सबसे नया मेंबर शामिल हुआ है वो है एंडोरा। अगर बात करें IMF के बारे में तो एक और रिपोर्ट, एक और इंडेक्स रिलीज़ करता है IMF जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज़ करता है? तो सही जवाब है IMF। ओके, नेक्स्ट। तो अभी हाल ही में रिम्पैक एक्सरसाइज हुई है, इसका 29वां एडिशन, 29th एडिशन हुआ है 2024 में। इसकी जो एक्सरसाइज हुई है ये कहाँ पे हुई है? हवाई, USA में हुई है। इसका फुल फॉर्म होता है रिम्पैक का, रिम ऑफ पैसिफिक। अगर रिम्पैक एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, नौसेना अभ्यास है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा, जिसमें कि इंडिया भी पार्टिसिपेट किया है। और इस बार 2024 में इंडिया की तरफ से जो INS पार्टिसिपेट किया है वो शिवालिक है। तो आपके CDS हो या NDA हो, FCAT हो, CAPF हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 2024 में जो रिम्पैक एक्सरसाइज हुई है उसमें इंडिया की तरफ से कौन से INS ने पार्टिसिपेट किया है? तो सही उत्तर है शिवालिक। और इस रिम्पैक एक्सरसाइज की बात करें तो इसकी थीम क्या है? पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड एंड रेडी। बात चल रही थी हवाई की, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज हुई है। तो हवाई में 2 वोल्केनोज हैं बहुत ही फेमस, एक है किलोया और दूसरा है मौना लोआ। ये दोनों एक्टिव वोल्केनोज हैं, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बात चल रही है एक्सरसाइजेस की, तो कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। जैसे इंडिया और USA के बीच में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं? वज्र प्रहार इंडिया और USA के बीच में होता है। तरकश भी USA और भारत के बीच में होता है। और कॉप इंडिया, ये तीनों एक्सरसाइजेज इंडिया और USA के बीच में होती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं इंडिया और जापान के बीच में, कौन कौन सी? जैसे धर्मा गार्डियन, वीर गार्डियन एंड जिमेक्स। ये एक्सरसाइज जो है वो जापान और इंडिया के बीच में होती है। फिर अगली एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में 3 और एक्सरसाइजेज होती हैं, शक्ति, गरुण और वरुण, ठीक है ये। और इंडिया और UK के बीच में 2 एक्सरसाइजेज होती हैं, एक इंद्रधनुष और एक अजय वॉरियर। ये CAPF में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज अजय वॉरियर किन 2 देशों के बीच में होता है? तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इसकी जो कैपिटल है वो है लंदन। फिर अगला करंट अफेयर है T20 वर्ल्ड कप 2024 से होस्ट कौन रहा? USA प्लस वेस्ट इंडीज़, ये दोनों देश होस्ट रहे इसके, ठीक है। तो इसमें विजयी कौन हुआ है? भारत विजयी हुआ है। जो अंतिम मैच था वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था और ये मैच हुआ कहाँ था? फाइनल किंगस्टन ओवल स्टेडियम, ये है कहाँ पे? बारबाडोस में, ठीक है। यहाँ पे फाइनल मैच हुआ और उसमें 7 रनों से भारत विजयी हुआ। अब बात करें अगर T20 वर्ल्ड कप की, तो सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में और इसमें भी जो विनर रहा वो हमारा भारत रहा। उस समय कैप्टन कौन थे टीम के? वो थे महेंद्र सिंह धोनी। अगर इस बार के मैच की बात करें जो फाइनल जिसमें भारत जीता है, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया विराट कोहली को और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो खिताब मिला है वो है जसप्रीत बुमराह को, जो कि एक बॉलर है,
ठीक है। फिर अगला करंट अफेयर है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 रिलीज़ हुआ है, और ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है? EIU, इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इस इंडेक्स में सबसे पहली पोजीशन मिली है वियना को, दूसरा है कोपेनहेगन, फिर ज्यूरिक और मेलबर्न। ठीक है, तो पहली पोजीशन मिली है वियना को। अच्छा, वियना के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक हेडक्वार्टर है किसका? ओपेक का। ठीक है, और ओपेक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। टोटल कितने नेशन है इसमें? 12 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कुछ अदर इंडेक्स के बारे में बात करें, और भी इंडेक्सेस हैं जिसमें कि इंडिया की रैंक हम देख लेते हैं। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 39th। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 93। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की जो पोजीशन रही है वो है 103। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134। जेंडर गैप रिपोर्ट में इसकी भारत की जो रैंकिंग रही है वो 129। पीस इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो है भारत की 116। और एक और इंडेक्स है SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 109। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं, तो मुझे लगा इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दूँ। तो अभी जो G20 का जो 2024 होने वाला है, 2024 का सेशन, उसका होस्ट कौन होगा? ब्राज़ील होगा। इसका लेटेस्ट जो मेंबर बना है 21st मेंबर, क्योंकि यहाँ पे G20 लिखा हुआ है तो 20 मेंबर्स तो हैं ही, अभी रिसेंट में एक और मेंबर इसमें ज्वाइन किया है, 21वां मेंबर, जो कि अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, एक और स्टैटिक क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे स्टेट्स, भारत के ऐसे स्टेट्स जो कि नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं? 5 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और अगर बात चल रही है नेपाल की, तो काला पानी डिस्प्यूट एक है जो 2 देशों के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा इस क्वेश्चन को डाल देना चाहिए। खैर, करंट अफेयर पे आते हैं। अब एक नेशनल म्यूज़ियम जो कि दिल्ली में बनाया जा रहा है, उसका नाम है युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम। यह दिल्ली में बन करके तैयार होगा। किसके अंडर में रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। और इसको जो बनाया जा रहा है वो फ्रांस की हेल्प से बनाया जा रहा है। जो भारत में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, उसी के ही अंतर्गत इस म्यूज़ियम को भी बनाया जा रहा है। और इस म्यूज़ियम की खास बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम होने वाला है ये। कौन सा? युगे युगीन भारत। तो कहाँ पे मिलेगा ये दिल्ली में बन रहा है। किसकी मदद से? फ्रांस की हेल्प से। ओके, अगला करंट अफेयर है, अभी रिसेंटली यूरोपियन काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। एंटोनियो कोस्टा हैं कौन? ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? चार्ल्स मिशेल को, यानी कि यूरोपियन काउंसिल के जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे वो थे चार्ल्स मिशेल। अगर बात करें यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके टेन्योर की, तो 2.5 साल का टेन्योर होता है, यानी कि इनका जो री इलेक्शन है वो भी एक ही बार होता है। तो अगर हम बात करें तो टोटल टेन्योर की, तो मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति यूरोपियन काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो मैक्सिमम 5 साल तक ही बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता, क्योंकि इसका जो एक कार्यकाल होता है 2.5 साल का, और री इलेक्शन भी सिर्फ एक ही बार होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अगर कुछ नए प्रेसिडेंट्स के बारे में। अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो नए कुछ और नई चीज़ें देख लेते हैं जो कि करंट अफेयर में ही रही हैं। नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किए गए हैं। कौन? मार्क रूट। और अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट, ठीक है, वो बने हैं कौन? सिरिल रामाफोसा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अगला करंट अफेयर है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्रांड इंडोर्सर बनाया है अपना, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड इंडोर्सर बने हैं सुमित नागल। ठीक है, कौन बना है? सुमित नागल बने हैं। सुमित नागल हैं कौन? इंडिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में हेल ब्रोनर नेकर कप जीता है। किसने? सुमित नागल ने। ठीक है, स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला करंट अफेयर है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट। ये पहली समिट हुई है अपने आप में, वो भी कहाँ पे हुई है? कोच्चि में हुई है, केरला में जो पड़ता है, वहाँ पे पहली समिट हुई है इसका। और अगर बात करें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन इसकी, तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? ब्रसेल्स में मिलेंगे। ब्रसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में। और ब्रसेल्स में एक और हेडक्वार्टर है, किसका? नाटो का भी ब्रसेल्स में ही हेडक्वार्टर है, और यूरोपियन यूनियन के भी हेडक्वार्टर्स आपको ब्रसेल्स में ही मिलेंगे। ठीक है, मिल्क की बात चल रही है तो नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे बनाया जाता है। और इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा,
नेशनल मिल्क डे होता है 26 नवंबर को और इंटरनेशनल मिल्क डे होता है 1 जून को। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट होलोग्राफिक बैंक नोट किसने लॉन्च किया है? जापान ने। ठीक है, जापान की बात करें, इसकी कैपिटल है टोक्यो। जापान की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते क्या है? इसको डाइट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है फोमियो किशिदो। यहाँ की करेंसी जो है वो है येन। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर करेंसी की ही बात कर रहे हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट करेंसीज जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी में पूछा जाता है, एफकैट में पूछा जाता है। तो साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो है वॉन। यूनाइटेड स्टेट्स माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई की जो करेंसी है वो है दिरहम। वियतनाम की करेंसी है डोंग। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। इज़राइल की करेंसी है शेकेल। यूक्रेन की रिवनिया एंड म्यांमार की क्यात। ये करेंसीज हैं कुछ इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। फिर अगला करंट अफेयर आता है एफएटीएफ को लेकर के, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेकर के। ठीक है, तो इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एफएटीएफ का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1989 में। एफएटीएफ के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको पेरिस, फ्रांस में। तो 4 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इसमें 4 कैटेगरीज़ होती हैं एफएटीएफ की। कौन कौन सी? रेगुलर फॉलोअप, इन्हेंस्ड फॉलोअप, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो इसमें से जो सबसे बेहतर यानी कि सबसे अच्छी जो लिस्ट होती है उसमें आती है रेगुलर फॉलोअप, और उस लिस्ट में इंडिया शामिल हुआ है, यानी कि इंडिया सबसे बेहतर स्थान पे है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लैक लिस्ट की। तो टोटल 3 देश हैं जो कि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। कौन कौन से? नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ठीक है, एफएटीएफ का मेंबर इंडिया भी है। कब से? 2010 में ज्वाइन किया था एफएटीएफ को इंडिया ने। ठीक है, फिर अगला करंट अफेयर है, गोइंग टुगेदर नाम से एक मिशन चला है, यानी कि एक कह सकते हैं कि शुरुआत की गई है। किसके लिए शुरुआत की गई है? गोइंग टुगेदर नाम का ये जो एक मिशन टाइप का है, ये यूथ की क्रिएटिविटी और उनकी वेलबींग को बढ़ावा दिया जा सके, इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसको लॉन्च किया है यूनेस्को ने। ठीक है, अगर बात करें यूनेस्को की तो इसके डायरेक्टर जनरल अभी रिसेंट में हुए हैं। कौन? ऑड्रे अजोले। ठीक है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको? पेरिस में मिलेंगे। अब अगर यूनेस्को की बात चली रही है तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यूनेस्को में इंडिया की टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स शामिल हैं, जिसमें कि सबसे लेटेस्ट कौन सी है? वो है होयसलेश्वर मंदिर, जो कि आपको कर्नाटक में मिलेगा। और 15 इंटेंजिबल साइट्स हैं, उसमें से न्यूएस्ट कौन है? वो गरबा डांस शामिल किया गया है। ठीक है, ऐसे ही एक और कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे आईयूसीएन हो गया। आईयूसीएन का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। WWF, इसके हेडक्वार्टर्स हैं ग्लैंड, ये भी स्विट्ज़रलैंड में ही, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क, यानी कि जो कि अमेरिका में है। यूनिसेफ के अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं कौन? बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं करीना कपूर। फिर अगला क्वेश्चन है, चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इस लिस्ट को यानी कि इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका मकसद ये है कि भारत में जितना भी फौना यानी कि एनिमल और बर्ड कैटेगरीज जितनी हैं उनको प्रॉपर उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, यानी कि उनका प्रॉपर एक गिनती हो, उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि कितने फौना है भारत में, उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, चेकलिस्ट पोर्टल। ठीक है, अगर बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो चेकलिस्ट पोर्टल है वो इसी दिन लॉन्च किया गया था, 1 जुलाई को। ठीक है, तो 1 जुलाई को चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया, और अगर 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई 1916 को ही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, अब अगर कुछ पोर्टल्स के लॉन्च होने की बात चल रही है तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सुपर मनी ऐप, इसको लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने। संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, और इसी ऐप में ही अभी जो आपके नए 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं उन लॉज को डिटेल तरीके से आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं संज्ञान ऐप में। ठीक है,
दो और एप्लीकेशंस हैं, सक्षम ऐप और सी विजिल ऐप। इन दोनों ऐप्स को लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, नोट कर लीजिएगा। अगर नोट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगला करंट अफेयर है, एसबीआई के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं श्रीनिवास सुलू शेट्टी, ठीक है। इसके पहले कौन थे? खैर इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि एसबीआई के बारे में, ठीक है। पहले क्या था, एसबीआई नहीं था, पहले ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले जो भारत में थी ब्रिटिश के टाइम पे 3 बैंक्स थी, ठीक है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, ये 3 बैंक्स थी। इन तीनों बैंक को 1921 में मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसका नामकरण रखा गया, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1921 में। और फाइनली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके 1 जुलाई 1955 में इसका नाम हो गया एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी रिसेंट में एक लिस्ट जारी हुई है और उसमें मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो बना है वो है टाटा ग्रुप, ठीक है। माननीय रतन टाटा जी का ये कंपनी है उनकी, और वो नंबर 1 पे पोजीशन पे है मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में। दूसरे नंबर पे है इन्फोसिस, तीसरे पे है एचडीएफसी, चौथे पे है एलआईसी, पाँचवें पे है रिलायंस और छठे पे है एसबीआई, ठीक है। ओके, तो हाल ही में 1 जुलाई को मनाया गया जीएसटी डे, ठीक है। अगर बात करें जीएसटी की तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 246A और 279A। तो कब जीएसटी लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई को ही ये लागू किया गया था, इसी वजह से 1 जुलाई को ही जीएसटी डे मनाया जाता है। एक कमेटी थी जिस कमेटी के रिकमेंडेशन से जीएसटी लागू की गई थी, वो है विजय केलकर कमेटी, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन बना था? वो था आसाम, ठीक है। जीएसटी को कौन से लिस्ट में रखा गया है? कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, और कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाने वाला ये पहला टैक्स बना है कौन? जीएसटी। 1 जुलाई को और देख लेते हैं। 1 जुलाई को 2 और इम्पॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, और नेशनल डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। अगला करंट अफेयर है, आशा भोसले जी की बायोग्राफी अभी लॉन्च हुई है, जिसका नाम है स्वर स्वामिनी आशा। इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, एफकैट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो आप नोट कर सकते हैं। अगर बायोग्राफी की बात चल रही है तो कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं जिनकी बायोग्राफी के बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे मनोज वाजपेयी जो बॉलीवुड अभिनेता हैं, इनकी जो बायोग्राफी है वो है द डेफिनेटिव बायोग्राफी। आर अश्विन जो कि क्रिकेटर हैं, उनकी बायोग्राफी का नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स। फिर अगली बायोग्राफी है द विनर्स माइंडसेट, ये है शेन वॉटसन की बायोग्राफी। सोर्स कोड, ये है बिल गेट्स की बायोग्राफी। बिलीव, ये है सुरेश रैना की बायोग्राफी। और 800 जो है वो है मुथैया मुरलीधरन की बायोग्राफी, ठीक है। अगला है सिक्स मशीन, ये बायोग्राफी है क्रिस गेल की, जो कि वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये बायोग्राफी जो है वो है सैम पित्रोदा की। तो किसने लिखा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? ये है सैम पित्रोदा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। इस योजना को लॉन्च किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या है, 21 से 60 साल की जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि जो मैटरनिटी लीव है, महिलाओं को जो माँ बनने पर जो लीव दी जाएगी वो 6 मंथ्स की दी जाएगी, 6 महीने की, ठीक है। कंडीशन इसमें ये है कि अगर आप कोई भी महिला सरोगेसी के माध्यम से अगर माता बनती है तो उसको 6 महीने की जो है वो मैटरनिटी लीव दी जाएगी। और सिर्फ सरोगेट मदर को ही नहीं दी जाएगी, जो कमिश्निंग मदर होगी उसको भी 6 महीने की, यानी कि जो दोनों माताएं होंगी उन दोनों को 6 महीने की मैटरनिटी लीव प्रदान की जाएगी, ठीक है। एक और करंट अफेयर है, बायोप्लास्टिक पार्क अभी बनाया गया कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में बन करके ये तैयार होगा। इंडिया का पहला एआई टीचर, क्या नाम है? आइरिस, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये है केरल में, ठीक है। अच्छा, फिर अगला करंट अफेयर है, ऑस्ट्रेलिया ने अभी लॉन्च किया है ऑप्टिमस सैटेलाइट। तो पूछ सकता है ऑप्टिमस सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो
एक्चुअली ये है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन लॉन्च किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक मिशन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जिसका नाम है स्पेस मैत्री मिशन। इस मिशन के अंतर्गत इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट है। बात करें अगर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, इसकी स्थापना हुई थी 2019 में, ठीक है। अब अगर सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे लूपेक्स किन दो देशों के बीच में है, इसरो और जापान ने मिल करके इसको लॉन्च किया। इंडूस, इसको इंडिया और यूएसए ने लॉन्च किया। निसार, नासा और इसरो ने मिल करके। ब्रह्मोस किसके सहयोग से बना, तो इंडिया और रशिया ने दोनों एक साथ मिल करके इसको बनाया ब्रह्मोस, ठीक है। इसके अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको, चूँकि इंडिया की जो बहुत बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र और जो रशिया की जो सबसे बड़ी आई थिंक जो नदी है वो मॉस्कोवा, उन दोनों के नाम को अगर आप मिलाएंगे, ब्रह्मपुत्र का ब्रा और मॉस्कोवा की MOS, तो उन दोनों से मिला करके बनता है ब्रह्मोस। और वहाँ से क्लियर हो जाता है कि इसका जो डेवलपमेंट किया गया वो इंडिया और रशिया ने एक साथ किया है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज की अगर बात करें तो किसके किसके बीच में होती है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। अभी हाल ही में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अलग ये करंट अफेयर्स के ही हैं। रोमेन रोलैंड बुक प्राइज़ 2024 के दिए गए किसको, पंकज कुमार चटर्जी को, ठीक है। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज के किसके किसके बीच में होती है, इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, ठीक है। फिर अगला करंट अफेयर है, विश्व का सबसे पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ किया गया, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और क्यों किया गया, टू कंट्रोल एपिलेप्टिक सीजर्स, एपिलेप्टिक जो सीजर्स पड़ते थे, फिट्स पड़ते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटा बच्चा था ओरान नोल्सन, इसके ब्रेन इम्प्लांट किया गया। इस डिवाइस का नाम है DBS, नोट कर लीजिएगा, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस, ठीक है। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर की, यूरोपियन काउंसिल की, इसके नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट यानी कि यूरोपियन काउंसिल जो है, इसके जो नए प्रेसिडेंट बने वो तो एंटोनियो कोस्टा बने ही हैं, बट इस काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है कौन सा देश है, वो हंगरी होगा। यानी कि अगले 6 महीने के लिए इस काउंसिल की जो भी बैठक होगी उसका जो प्रेसिडेंट होगा, होस्ट होगा, वो होगा हंगरी। अगले 6 महीने के लिए ये इसका प्रेसिडेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में कौन होगा, वो होगा पोलैंड। 1 जनवरी 2025 से कौन होगा इसका प्रेसिडेंट, पोलैंड होगा। बात करें यूरोपियन काउंसिल की, इसके पहले मैंने बताया था हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। अच्छा, यूरोपियन काउंसिल की बात कर रहे हैं तो ये बना कब था, तो ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुई थी 2009 में, ठीक है। उसके तहत इसको एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया यूरोपियन काउंसिल के नाम से, ठीक है। हंगरी के प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली कौन बने हैं, तमास सुल्योग, ठीक है। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है, अभी हाल ही में मैत्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। तो 2024 में ये जो एक्सरसाइज हुई है ये इसका तीसरा एडिशन था। होस्ट कौन था, थाईलैंड, ठीक है। तो एक बार थाईलैंड में होता है, एक बार इंडिया में होता है, ऑल्टरनेटिवली ऐसे चलता रहता है। एक्सरसाइजेस की बात चल रही है तो कुछ रिपीट कर लेते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, मित्र शक्ति और स्लिनेक्स, नाम से ही आपको दिख रहा होगा। SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज। इंडिया बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, संप्रीति और बोंगो सागर। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति, ठीक है। कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में देखते हैं। कटलेस एक्सरसाइज हुई है। टाइगर ट्रायम्फ, तरकश, वज्र प्रहार, ये किसके बीच में होती है, इंडिया और USA के बीच में। फिर अगली एक्सरसाइजेज है नोमैडिक एलिफेंट, ये भी अभी रिसेंट में हुई है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। एकूवेरिन एक्सरसाइज, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। शक्ति एक्सरसाइज, इंडिया और फ्रांस के बीच में। धर्मा गार्डियन, इंडिया और जापान के बीच में होती है। हैंड इन हैंड, इंडिया और चाइना के बीच में एक्सरसाइज होती है। खंजर एक्सरसाइज, खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज दुस्लिक, ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है। अजय वॉरियर, ये भारत और UK के बीच में। फिर कुछ और अगली एक्सरसाइजेज जो भारत और नेपाल के बीच में होती है वो है शांति सागर और सूर्य किरण, ठीक है। ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइजेज होती हैं। आते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो SCO की 2024 की समिट होने वाली है, ठीक है। ये होगी आपकी समिट कहाँ पे, अस्ताना में होगी ये समिट। अस्ताना है क्या, कज़ाकिस्तान की कैपिटल है, ठीक है। तो ये इसका जो 24वां एडिशन है, ठीक है, ये कहाँ पे होगा, अस्ताना में होगा। किसका, SCO का है। SCO का फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
23वां जो एडिशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। तो इसका होस्ट कौन था? 23rd का वो इंडिया था। और 24th एडिशन अस्ताना। इसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे? भारत की तरफ से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। इस बार प्रधानमंत्री जी हिस्सा नहीं लेंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर। एससीओ की बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था शंघाई 5, ठीक है। फिर फाइनली इसका 2001 में नाम बदल गया और वो हो गया 2001 में नाम बदल करके हो गया एससीओ, ठीक है। तो शंघाई 5 से एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? बीजिंग में। मेंबर्स कितने हैं? 9 मेंबर्स हैं। न्यूएस्ट मेंबर बना है ईरान और इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो इंडिया मेंबर है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 23rd एडिशन का जो होस्ट था वो भारत ही था, ठीक है। इस बार जैसे कि मैंने बताया इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। तो एससीओ के बारे में अगर बात करें तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोजल दिया था सिक्योर एससीओ का, जिसमें सिक्योर का क्या था? एस से सिक्योरिटी, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी, आर से रिस्पेक्ट और ई से एनवायरनमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सिक्योर एससीओ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। G20 की बात करें, अब कुछ समिट्स की बात चल रही है, तो G20 2024 कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। G7 अभी रिसेंटली हुआ 2024 का, उसका होस्ट कौन था? इटली के अपुलिया में हुआ। ओलंपिक्स 2024 कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा, ठीक है, जो कि अभी शुरू होने वाला है। ब्रिक्स 2024 की समिट रशिया में। T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएसए और वेस्ट इंडीज़ एक साथ मिलकर के ऑर्गेनाइज़ किए। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 का होने वाला है वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। विंटर ओलंपिक्स 2026 कहाँ पे होगा? इटली के मिलान शहर में, ठीक है। बात कर लेते हैं नाटो की। तो नाटो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में, हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स में है। इसका 31st मेंबर कौन बना? फिनलैंड। और 32nd मेंबर बना स्वीडन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि अभी इसके नए हेड बनाए गए हैं। कौन? मार्क रूट। अगला करंट अफेयर है कि लियोन चेस मास्टर्स 2024 हुआ है। इसका जो होस्ट है वो लियोन शहर रहा, यानी कि जो होस्ट रहा वो स्पेन रहा। और ये जो इवेंट हुआ लियोन चेस मास्टर्स, ये स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ, ये हुआ लियोन में, ठीक है। स्पेन का एक शहर है। और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको जीता किसने है? भारत के विश्वनाथन आनंद। ये 10वीं बार इस खिताब को जीत चुके हैं, यानी कि 10वीं बार इस लियोन चेस मास्टर्स को जीत चुके हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इंडिया के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर यही रहे, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था पहली बार, ठीक है। अगर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की तो इसका नाम बदल दिया गया है। अभी इसका नाम जो हो गया है वो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। और विश्वनाथन आनंद की बात अगर करें तो इनकी अपनी एक बुक है जिसका नाम है माइंड मास्टर, ठीक है। अब अगर चेस की बात चल रही है तो इंडिया के न्यूएस्ट और 85th ग्रैंड एम्बेसडर, माफ़ कीजिएगा मेरे से बार बार ग्रैंड एम्बेसडर आई डोंट नो क्यों आ रहा है। तो 85th ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो हैं श्याम निखिल। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात चल रही है तो सांसद खेल महाकुंभ 3.0 जो हुआ है वो कहाँ पे? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला करंट अफेयर है, इंडियन आर्मी ने इंड्यूस किया है किसको? सेबेक्स 2 को। ये है क्या? ये नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है और बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजिव है। अगर आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये कितना पावरफुल है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये TNT का भी 2 गुना है, ठीक है। TNT का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलियन। वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सेबेक्स 2 अगर पूछते हैं एग्ज़ाम में, ये डिफेंस एग्जाम्स में अक्सर करके पूछा जा सकता है। तो सेबेक्स 2 है क्या? ये एक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है जो कि TNT से भी 2 गुना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अगर बात करें इंडियन आर्मी की कुछ और चीज़ों की तो नागास्त्र 1 क्या है? ये साइलेंट किलर ड्रोन है, ठीक है। प्रचंड क्या है? ये LCH यानी कि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। LCH कौन? प्रचंड। प्रबल क्या है? ये एक रिवॉल्वर गन है, ठीक है। आते हैं अगली करंट अफेयर पे। तो बेदियन खलाम फेस्टिवल मनाया गया कहाँ पे? मेघालय के, ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। इसको दो ट्राइब्स मिलकर के मनाती हैं, पनार और जैंतिया ट्राइब्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेदियन क्लैम का? कि जो कॉलरा का
दानव है उसको भगाया जाए, ठीक है, उसका मतलब होता है बेदी इनकलाब का, ठीक है। अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ पे 3 ट्राइब्स हैं इम्पॉर्टेंट, उन तीनों ट्राइब्स के नाम पे हिल्स भी हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया। और ये जो खासी हिल्स है यहीं पे ही आपको 2 शहर मिलेंगे, मौसिन राम एंड चेरापूंजी, जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की कुछ हिस्सों की बात चल रही है तो त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 2 फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, केर पूजा और खर्ची पूजा। कहाँ पे मनाया जाता है? त्रिपुरा में। मणिपुर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, शंघाई फेस्टिवल। कहाँ पे? मणिपुर में। मेघालय के शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ठीक है। अगर बात करें त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की, तो इन तीनों स्टेट्स को जो फुल फ्लेज्ड स्टेट की उपाधि मिली वो कब मिली? 21 जनवरी 1972 में, ठीक है। अगला करंट अफेयर है, अभी हाल ही में एक नई नवरत्न कंपनी बन गई है, कौन सी? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। कहाँ पे है? मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में, ठीक है। 1972 में पहला फ्रिगेट इसने बनाया, INS नीलगिरी, भारतीय नौसेना को सौंपा। और इसी कंपनी के द्वारा ही भारत की सबसे पहली सबमरीन बनाई गई, जिसका नाम था INS शाल्की। कब बनाया? 1992 में, ठीक है। अगला करंट अफेयर है, पहला के सरस्वती अम्मा अवार्ड दिया गया किसको? पी गीता को, ठीक है। पी गीता को अवार्ड दिया गया, कहाँ पे? केरला में ऑर्गेनाइज हुआ। किसके लिए दिया गया? जेंडर इक्वलिटी के लिए दिया गया, ठीक है। अब अगर कुछ अवार्ड्स की बात चल रही है तो बात कर लेते हैं, विश्व हिंदी पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। HDI रैंक क्या रही इंडिया की? 134 रही, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक क्या रही? 134। ऑन्टरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? वेलायन सुब्बैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। फिर अगला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन? डिक स्कूफ, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है मार्क रूट को, और ये वही मार्क रूट है जो कि नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल बने, ठीक है। नीदरलैंड्स की बात करें तो यहीं पे ही आपको शहर मिलेगा हेग, और हेग में ही क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ICJ। और ICJ के बारे में बात करें तो टोटल 15 जजेस होते हैं ICJ में। टेन्योर कितना होता है? 9 साल का टेन्योर होता है। प्रेसिडेंट कौन है ICJ के? वो है नवाब सालम। कहाँ के रहने वाले? लेबनान के रहने वाले हैं, लेबनान की कैपिटल बेरूत। और वाइस प्रेसिडेंट जो है ICJ के, वो जूलिया सेबुतिंदे, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैं युगांडा की रहने वाली, ठीक है। नाटो की चर्चा हुई तो नाटो की एक बार फिर से देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में, 32वां मेंबर बना कौन? स्वीडन, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ब्रसल्स में। अगला करंट अफेयर है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, राइजोटोप प्रोजेक्ट, ठीक है। किसके द्वारा? साउथ अफ्रीका के जो साइंटिस्ट्स हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में एक राइनो का रिजर्व है, राइनोसेरस, लिम्पोपो राइनो रिजर्व। और लिम्पोपो है क्या? वहीं पे ही एक नदी है साउथ अफ्रीका में। और ख़ास बात यह है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करती है, कौन सी? लिम्पोपो रिवर। और ये राइजोटोप प्रोजेक्ट है क्या? जो राइनोसेरस की जो सींग होती है, एक सींग होती है आगे, उसको जो पोचर्स होते हैं वो उसमें पोचिंग की जाती है, और उनके जो सींग है उसको काट करके बेचा जाता है, और जिसकी वजह से कई सारे राइनोस को मार दिया जाता है सिर्फ उनकी सींग के लिए, जो कि ब्लैक मार्केट में महंगी बिकती है। तो इस वजह से ये राइजोटोप प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि उसकी जो राइनो की सींग थी उसको एक तरीके से समझ लीजिए कि उसको बेकार कर दिया गया, ख़राब कर दिया गया। उसमें कुछ सब्सटेंसेस डाल दिए गए, जिसकी वजह से वो एकदम बेकार हो गया। यानी कि उससे जो राइनोसेरस है उसको तो कोई समस्या नहीं होगी, उसको फिज़िकली कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, जिस कारण से जो राइनोसेरस की पोचिंग की जाती थी, उस कारण से अब उनकी पोचिंग नहीं होगी, क्योंकि उस सींग के लिए ही पोचिंग की जाती थी और उसको बेकार कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ एनिमल से रिलेटेड अगर बात चल रही है तो कुछ हम बात कर लेते हैं। तो भारत में ही प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में। न्यू कोविड का वेरिएंट अभी रिसेंट में आया है, ठीक है, ये तो करंट का क्वेश्चन है। न्यू कोविड वेरिएंट आया है फ्लड, कहाँ पे? USA में आया, ध्यान रखिएगा। और एक और करंट अफेयर है, सुनीता विलियम्स, ठीक है, भारतीय मूल की महिला हैं, तीसरी बार ये अंतरिक्ष में जाने वाली हैं, और किसकी हेल्प से? बोइंग की हेल्प से, ठीक है। और किसकी हेल्प से? स्टारलाइनर, इन दोनों की हेल्प से ये तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने वाली है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बैटिलिपस चंद्रयानी
तो चंद्रयान के नाम पे इस मरीन जीव का नाम रखा गया बैटिलिपस चंद्रयानी। ये है क्या? तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि चंद्रयान-3 के नाम पे एक स्पीशीज़ है, उसका नाम रखा गया, वो है क्या? तो एक मरीन टार्डीग्रेड है। कहाँ पे? तमिलनाडु में पाई गई। उसके चंद्रयान-3 के नाम पे इसका नाम रखा गया बैटिलिपस चंद्रयानी। ठीक है। फिर एक्सरसाइज, जैसा कि हमने बात पहले भी किया था, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज अभी रिसेंट में हुई है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। 2024 की एक्सरसाइज जो हुई है वो कहाँ पे हुई? मेघालय में हुई। और अभी हाल ही में यही मेघालय में ही एक एक्सरसाइज हुई थी शक्ति, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होती। ठीक है। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया में ही आपको मिलेगा गोबी डेजर्ट, गोबी जो रेगिस्तान है वो आपको मंगोलिया में ही मिलेगा। इसकी जो कैपिटल है मंगोलिया की वो है उलान बाटर। और अगर बात करें मंगोलिया की तो विश्व की सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन? मंगोलिया। तो पहली कौन सी है? कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना। और यहीं अस्ताना में ही जो SCO की समिट हो रही है जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे। अगला करंट अफेयर है, एलॉस 4 लॉन्च किया गया। क्या है ये? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम है H3 रॉकेट। और जापान में किसने किसने लॉन्च किया? तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है JAXA और वहाँ की जो मोटर कंपनी है मित्सुबिशी, इन दोनों ने मिल करके इसको लॉन्च किया। एलॉस का मतलब क्या है? एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे भारत की तरफ से आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? PSLV C57। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। TNSAT 3DR ये GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान-3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LVM-3 Mark 4। मंगलयान लॉन्च किया गया था PSLV C25 के थ्रू। एंड एक्सपोसैट लॉन्च किया गया PSLV C58 के थ्रू। और चंद्रयान-1, पहला चंद्रयान-1 इसके द्वारा लॉन्च किया गया था PSLV C11। ठीक है। अगला करंट अफेयर है, अभी हाल ही में यूनियन कोल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है यूनियन कोल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा। ये है क्या? इसके अंतर्गत जो एलिजिबल UPSC एस्पिरेंट्स हैं उनको 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। उसमें कंडीशंस क्या हैं? सभी को नहीं, उसमें कंडीशंस ये हैं कि 2 कंडीशंस है इंपॉर्टेंट, उसमें जिन्होंने प्री क्वालिफाइड किया होगा उनको, और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि सिर्फ SC ST महिलाएं और थर्ड जेंडर को ही ये जो पैसे हैं वो इसके एलिजिबिलिटी में आते हैं। यानी कि ये पैसे सिर्फ SC ST के व्यक्तियों को और महिलाओं को और थर्ड जेंडर को मिलेगा। अनरिजर्व्ड और OBC के किसी भी व्यक्ति को ये धनराशि नहीं दी जाएगी, यानी कि वो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है। ये फंड दिया किसके द्वारा जाएगा? कोल इंडिया के द्वारा। ठीक है। कुछ और पोर्टल, जैसे कि मैंने बताया था, संज्ञान पोर्टल किसके द्वारा? RPF के द्वारा लॉन्च किया गया। चेकलिस्ट पोर्टल किसने? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने। और सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया? SEBI ने। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में अगला करंट अफेयर है, रिसेंटली वेपन सिस्टम स्कूल का उद्घाटन हुआ। कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में हुआ। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड है तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अभी जो रिसेंट में इंडियन आर्मी के जो चीफ बने हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेवी के जो चीफ बने हैं वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। दूसरे CDS कौन बने हैं? जनरल अनिल चौहान बने हैं। पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत। NSA अभी कौन बने हैं? फिर से अजय डोभाल। ठीक है। अगला करंट अफेयर है, रिसेंट में होने वाली है ग्लोबल इंडिया AI समिट, जो कि नई दिल्ली में हुई। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इस समिट को किया गया, यानी कि मैनेज किया गया। ग्लोबल AI समिट की अगर बात करें तो पहली जो ग्लोबल AI समिट हुई थी वो ब्लेस्ले UK में हुई थी, और दूसरी कहाँ पे हुई थी? सियोल साउथ कोरिया में हुई थी। ठीक है। अगला करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, NTR भरोसा पेंशन स्कीम, इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया। ये आंध्र प्रदेश के अभी नए CM बने हैं, उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अगर बात करें NTR की तो आपने सुना होगा, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में NTR नाम से हैं, जूनियर NTR, उनके जो पिताजी सीनियर NTR। तो NTR का मतलब क्या है? तो NTR का मतलब है नंदमुरी तारक रामाराव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के 3 बार CM रह चुके हैं। ठीक है, नंदमुरी तारक रामाराव, और इन्होंने ही तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना करी थी।
ठीक है, टीडीपी, जिससे जीत करके चंद्रबाबू नायडू सीएम बने हैं, उसी पार्टी की स्थापना करी थी एनटीआर जी ने। ठीक है, अब बात करें इस स्कीम की, तो इस यानी कि कौन सी, भरोसा, एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, इसके अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलेगा। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो विधवा महिलाएं हैं, उनको 4,000 रुपये की पर मंथ की राशि दी जाएगी, और जो फिज़िकली चैलेंज्ड जो व्यक्ति हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको 6,000 रुपये पर मंथ की राशि दी जाएगी। और ऐसे व्यक्ति जो सीरियस इलनेस से जूझ रहे हैं या फिर ऐसी बीमारी जो ठीक ही कभी नहीं होगी, उनको 15,000 रुपये पर मंथ की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला करंट अफेयर है, सफ़ायरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया गया किसके द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इस कार्ड को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, आईसीआईसीआई बैंक ने। है क्या ये एक प्रीपेड कार्ड है। तो अगर भारत का कोई भी स्टूडेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है, विदेशों में जाकर के पढ़ाई करना चाहता है, तो वो इस कार्ड के थ्रू अपना खर्चा निकाल सकता है। लॉन्च किसने किया, आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, अभी T20 वर्ल्ड कप की बात चल रही है, तो वहीं पे ही एक हरिकेन आया था, एक तूफ़ान आया था, बेरिल हरिकेन, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ समय के लिए जो हमारी भारतीय टीम है कुछ समय के लिए फंस गई थी। हालांकि बाद में सक्सेसफुली उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट किया गया और वो सफलतापूर्वक अपने देश वापस लौटे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, बेरिल हरिकेन कहाँ पे आया, बारबाडोस में आया। ठीक है, और अगर हरिकेन की बात चली तो रेमल साइक्लोन रिसेंट में आया था बे ऑफ बंगाल में। इसका मतलब होता है, रेमल का मतलब होता है सैंड, और रेमल जो नाम दिया गया उसका नाम रखा था किसने, ओमान ने नाम दिया था। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अगला करंट अफेयर है, ट्री मैन ऑफ तेलंगाना का अवार्ड दिया गया एन बलराम को। ठीक है, किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ग्रीन मैपल फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अगर इनकी बात करें एन बलराम की, तो उन्होंने 18,000 से ज़्यादा पौधे इन्होंने लगाए, जिसकी वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया। अगर बात करें अवार्ड की, तो अभी रिसेंट में ही शाहरुख खान, जो कि बॉलीवुड के अभिनेता हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कहाँ पे, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, जो कि स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है, अगला करंट अफेयर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46 सेशन जो होने वाला है। 46 सेशन कब, 21 से 31 जुलाई 2024 को ये 46वां सेशन होगा। होस्ट कौन होगा, ये न्यू दिल्ली, यानी कि हमारे देश में न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पे, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये 46 है। तो 45वां कहाँ हुआ था, रियाद में हुआ था, सऊदी अरब में। ठीक है, 39th अगर बात करें तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो यूनेस्को की, उसमें टोटल 42 साइट्स हैं, जिसमें कि 39वीं साइट थी हमारी रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना में है। 40वीं साइट थी धोलावीरा। 41st शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और 42nd जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हुआ वह है होसलेश्वर मंदिर, जो कि आपको मिलेगा कर्नाटक में। और ये 41st वाला जो शांति निकेतन शामिल किया गया था, वो इसी सेशन में किया गया था। ठीक है, 45th वाला जो रियाद में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है, अगेन इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो है 42। ठीक है, ओके। अभी हाल ही में इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन आईओए का जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना है, वो कौन बना है, बीपीसीएल। जो पेरिस 2024 का जो एडिशन होने वाला है और 2028 में लॉस एंजलिस में जो होने वाला है, उसके जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर बने हैं वो बीपीसीएल बन चुके हैं। ठीक है, तो पेरिस 2024 में जो ओलंपिक होगा वो 33rd एडिशन होगा, और ओलंपिक जो 2028 में होगा लॉस एंजलिस में, वो होगा 34th एडिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन बना है, बीपीसीएल। बीपीसीएल का फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की बात करें, तो इनके जो बैंकिंग पार्टनर हैं वो येस बैंक है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, तो इसकी 141वीं बैठक हुई थी मुंबई में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, और 23 जून को ही ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। ओलंपिक की बात चल रही है तो कुछ इतिहास देख लेते हैं। सबसे पहला ओलंपिक गेम्स हुआ था 1896 में, एथेंस में हुआ था। और 32वां कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था 2020 में। अगर बात करें, यानी कि इसके पहले वाला जो ओलंपिक हुआ था 32nd एडिशन का, उसमें इंडिया की क्या पोजीशन रही है, 48th रैंक रही है। और उसमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। और पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में, कब, 1900 में, जब पेरिस में हुआ था ये। ठीक है, फिर अभी हाल ही में नीति आयोग ने
लॉन्च किया है संपूर्ण अभियान, 3 महीने के लिए ये लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो हैं वो शामिल हैं। नीति आयोग की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरमैन इस समय कौन है? श्री सुमन बेरी। सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। पहले चेयरमैन कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और पहले सीईओ थे इसके अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 2015 को। ठीक है। फिर अगला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन किया गया किसका? मेनलैंड सिरोगा। ये एक स्तनधारी है जो बकरी और हिरन के बीच की एक प्रजाति है। पहली बार ये आसाम में देखी गई और पहली बार ही इसका फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन किया गया। कहाँ पे मिला ये? कहाँ पे देखा गया? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। अब अगर नेशनल पार्क्स की बात चल रही है तो आसाम के नेशनल पार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। मानस नेशनल पार्क वो आपको आसाम में मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो आपको आसाम में मिलेगा। दिहिंग पटकई नेशनल पार्क भी आसाम में ही है। रायमोना नेशनल पार्क, जो कि अभी हमने बताया, वो भी आपको आसाम में मिलेगा। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये भी आसाम में है। और उरंग नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क आपको आसाम में मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, अभी हाल ही में प्रोजेक्ट नेक्सस लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? RBI के द्वारा लॉन्च किया गया और 4 आसियान मेंबर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। वो कौन कौन से 4 देश हैं? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है। आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस। ठीक है। आसियान की स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जकार्ता। जकार्ता है क्या? इंडोनेशिया की कैपिटल है। टोटल 11 मेंबर्स हैं और अभी न्यूएस्ट मेंबर जो बना है वो तिमोर लेस्ते बना है। ठीक है। अगला करंट अफेयर है, पहली बार कोई भारतीय, ठीक है, उसको ये खिताब मिला है इंडियन ऑलराउंडर क्रिकेटर, जिसको पहली रैंक मिली है ICC के T20 में, वो है हार्दिक पांड्या। ठीक है। अगला करंट अफेयर है, झारखंड के नए CM बन चुके हैं कौन? हेमंत सोरेन। इसके पहले कौन थे? चंपई सोरेन थे। और इनकी जो शपथ दिलाई गई वो झारखंड के गवर्नर के द्वारा दिलाई गई। और जो गवर्नर हैं झारखंड के वो हैं अभी CP राधाकृष्णन। ठीक है। फिर कुछ CM जो नए चीफ मिनिस्टर्स बने उनके बारे में बात कर लेते हैं। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन चरण मांझी। अरुणाचल प्रदेश के CM बने हैं पेमा खांडू। आंध्र प्रदेश के जो CM बने हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू। और तेलंगाना के जो CM बने हैं वो हैं रेवंत रेड्डी। ठीक है। अगला करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिफेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एडिशनल NSA किसको बनाया गया? राजेंद्र खन्ना को। और जो NSA है वो अजीत डोभाल है। तो बेसिकली 3 डेप्यूटी NSA या एडिशनल NSA हैं। कौन कौन से? TV रविचंद्रन, पवन कुमार और अभी रिसेंट में कौन बना है? राजेंद्र खन्ना। तो इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो अभी ये रिसेंट का एक करंट अफेयर है, यूनाइटेड किंगडम UK के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं कीर स्टामर। ये लेबर पार्टी से हैं और इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, वो प्रधानमंत्री के पद से हट चुके हैं और नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं UK के। कौन? कीर स्टामर। किस पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से हैं। ठीक है। अच्छा, हाल ही में कुछ समय पहले अटल सेतु का इनाग्रेशन किया गया मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। इसकी लेंथ क्या है? 21.8 किलोमीटर्स। ठीक है। अगला करंट अफेयर है, अभी 10वां मेंबर बना है SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। कौन? बेलारूस बना है। SCO का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, पहले भी हमने बात करी थी, फिर से देख लेते हैं। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी एज शंघाई 5। फिर 2001 में इसमें एक और मेंबर जुड़ा और 2001 में ही इसका नाम SCO हुआ। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 5 से 6 हो गए। फिर उसके बाद में 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसमें ज्वाइन किया, तो टोटल कितने हो गए? 8 मेंबर्स हो गए। फिर उसके बाद में 2023 में इसका होस्ट कौन था? इंडिया था। और उसी वाले सेशन में 9वां मेंबर बना ईरान। ठीक है। और इस बार का जो सेशन हो रहा है अस्ताना में 2024 का, और उसमें जो 10वां मेंबर बन चुका है SCO का, वो कौन है? वो है बेलारूस। ओके। तो जैसा कि मैंने बताया 2024 का होस्ट कौन है? अस्ताना। इसकी ये अस्ताना है क्या? कजाकिस्तान की कैपिटल है। इसमें भारत की तरफ से कौन जाएगा? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे।
10वां मेंबर बना है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। इसमें 2 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं, कौन? अफगानिस्तान और मंगोलिया। ठीक है। फिर अगला करंट अफेयर है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसके लिए? पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर के 2 प्रदेश के बीच में साइन हुआ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये MOU साइन हुआ है। कौन कौन से लोग? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, इन दोनों के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किसको लेकर के? पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर के। चंबल की बात करें तो चंबल रिवर पे ही 3 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, कौन कौन से? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं, कौन? धीरेन्द्र ओझा। अगर PIB की बात करें, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1919 में। ठीक है। तब इसका जो नाम था, ठीक है, वो था सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है। 1920 में इसका नाम रखा गया सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। 1919 में ये एक नॉर्मल सी सेल थी। फिर 20 में इसका नाम रखा गया सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, और फाइनली 1946 में इसका नाम बदल करके PIB यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रखा गया। ठीक है। अगला करंट अफेयर है, जो स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था 2015 में, 25 जून 2015 को ये मिशन लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि 100 ऐसे शहरों को जिनको स्मार्ट सिटीज़ में डेवलप किया जाएगा, उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। अब कब ये कंप्लीट होगा मिशन? ये 31 मार्च 2025 को कंप्लीट होगा। ये मिशन जो है इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें इन 100 शहरों की, तो सबसे पहला शहर कौन? भुवनेश्वर, और दूसरा जो होगा शिलोंग। ठीक है। सॉरी, दूसरा नहीं, ये 100th है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये दूसरा नहीं, 100वां शहर जो होगा वो होगा शिलोंग। ठीक। एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, अभी हाल ही में इग्नू ने अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया है मास्टर्स का, मास्टर्स इन आर्ट, MA का कोर्स लॉन्च किया है किसमें? भगवद गीता में। और ये पहली बार ऐसा कोर्स है जो कि भगवद गीता में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इग्नू के द्वारा। और अभी रिसेंट में ही हेल्थ साथी योजना, इसका प्रारंभ किया गया, इसको लॉन्च किया गया। किसने इसको लॉन्च किया? पेटीएम ने लॉन्च किया। ये बेसिकली एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराएगा, किसके लिए? तो जो पेटीएम के जो व्यापारी हैं उनको ये हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो 35 रुपये पर मंथ की ये स्कीम होगी। ठीक है। और उसमें जो भी होंगे प्रोविजंस, उसमें जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो लाभ उठा सकेंगे। फिर अगला करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो इनका ओरिजिनली जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, और 12 जनवरी को ही नेशनल यूथ डे मनाया जाता है इन्हीं के सम्मान में। इनका देहांत कब हुआ था? 4 जुलाई 1902 को। अच्छा, 4 जुलाई एक और चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज़ाद हुआ था। ठीक है। अब अगर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल यूथ डे जो मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी 1897 में, और इन्होंने ही एक मैगज़ीन की शुरुआत करी थी जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत। ठीक है। तो ये रहे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस पूरे हफ्ते 1 जुलाई से 6 जुलाई 2024 के। इन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ हमने इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिक पोर्शन था वो भी देखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।